देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, 16 दिसंबर की तारीख हमें दो साने याद दिलाती है। एक है सकूत ढाका जिसमें पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था और दूसरा अलमनाक सानिया है सानिया APS जिसमें दहशतगर्दों ने मासूम फूलों को शहीद किया था। अब सवाल यह है कि कमीशन तहकीकाती रिपोर्ट्स तो बहुत सारी बनती हैं और कुछ रिपोर्ट्स मंजर आम पर भी आती हैं और कुछ मंजर आम पर नहीं आ सकती। आखिर इन सानेहात से पाकिस्तानी कौम ने क्या सीखा है, क्या सबक लिया है, मुस्तकबिल के हवाले से वो बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी और मजीद कोशिशों पर जोर, रुपए की कदर में कमी, टैक्स आमदन में इजाफा और IMF की कड़ी शराइत, इस पर हुकूमत क्या सोच रही है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे नैब इन एक्शन, एहतसाब का अमल यकतरफा है या बिला इम्तियाज, क्योंकि हुकूमती जो अरकान हैं उनको शिकायत है कि नैब सुसरवी से काम ले रहा है जबकि अपोजिशन को शिकायत है कि यकतरफा कार्रवाई हो रही है। तो आइए अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। इरशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इजहारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं ब्रीफली आपको डिफाइन कर दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं पुट करूंगी उसके लिए 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइमर चलेगा। आपको उसी टाइम के अंदर हमें जवाब देना है। उसके बाद ये फोरम को हम खोल देंगे, ओपन डिबेट के लिए होगा, उसमें हम डिस्कस कर सकेंगे इन डेप्थ इस टॉपिक को। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहिद लतीफ़ से। शाहिद साहब, आपका क्या टेक है? पाकिस्तान की तारीख में 2 अलमनाक साने हुए, बहसियत कौम हमने सीखा क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जिस इंक्वायरी का तहकीक का आपने जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मामलात जो नहायत अंदोनाक, दर्दनाक और इतने गमगीन कर देने वाले मामलात हों, उसके लिए हमारी इंक्वायरीज का ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छा नहीं है। ये इंक्वायरीज बाकायदा की जानी चाहिए और फिर सामने लाई जानी चाहिए। ये सकूत ढाका का जो मामला है वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है? इसके बाद ये जो खासकर ये APS वाला मामला है, ये नहायत ही दर्दनाक मामला है। इसको 4 साल बीत गए, ये क्यों रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं लाई गई? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप रिपोर्ट और तहकीक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं लाते, उसी के अंदर ये जो सबक जिसकी आपने बात की कि कौम ने क्या सीखा, रियासत ने क्या सीखा, वो उस रिपोर्ट का हिस्सा हुआ करते हैं। तो जब तक आप रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाते, उस पर बहस नहीं करते, तो वो जो सबक हैं वो फिर हम कहाँ से सीखेंगे? ये मेरा, आपका या किसी और का एक तरह से ओपिनियन हो सकता है, मगर जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप इंक्वायरी करते हैं उसके असबाक नहायत ही मुफस्सल तरीके से लिखे जाते हैं और उन पर अमल दरामद करने के लिए बाकायदा फिर एक पॉलिसी बननी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सबक है जो हम ऐसे सानेहात से सीखते हैं। ठीक है, आपका टेक आ गया और डॉक्टर हसन की जाने बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, नेशनल एक्शन प्लान भी सानिया APS के बाद ही तरतीब दिया गया था, तो हम किसी अलमनाक साने का इंतजार करते हैं इस किस्म के किसी एक्शन प्लान के लिए? देखिए, हम जो हैं अक्सर वाक़े के बाद सोचना शुरू करते हैं। ये दोनों वाक़यात जिनका आपने तज़किरा किया है अफसोसनाक वाक़यात हैं। एक कौमी अलमिये के तौर पे हम उन्हें देखते हैं, लेकिन ये है कि इनसे हमने कुछ ना कुछ सबक तो ज़रूर सीखा है। मसलन आप अगर आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें, जो हादसा हुआ था आज से 4 साल पहले, उसका एक नतीजा ये निकला कि इस वाक़े के बाद हमारी कौम में, हमारी आर्मी में, जो कि पहले से जून 2014 से एक ऑपरेशन कर सिक्योरिटी का, उसमें उसके बाद हमें ज़्यादा डिटर्मिनेशन जो है वो नज़र आती है कि टेररिज़म को हमने किस तरह डील करना है और इफ़ेक्टिवली डील भी किया है। आज टेररिज़म बहुत कम हो गया है, अगरचे ख़त्म जो है वो नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने, मेरा ख़्याल है, सबक तो सीखा है, लेकिन बेहतर तो ये होता कि ये वाक़या ना होता और हम इंतज़ार ना करते इस वाक़े का। इसी तरह 1971 की जो बात करते हैं उससे हमने सीखा ज़रूर है, जो कि एक तवील दास्तान बनती है कि 72 के बाद जो पाकिस्तान है उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं 71 की वजह से। लेकिन बुनियादी तौर पर 71 का जो वाक़या है वो अगर हम पहले से सोच लेते तो शायद ना होता, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अंदरूनी फेलियर था जिसको कि हिंदुस्तान ने। ठीक है, आपका टेक आ गया। आप फरमाएंगे, जैसे शाहिद लतीफ़ साहब भी जिक्र करते हैं, सकूत ढाका में महमूदुर रहमान कमीशन जो है रिपोर्ट वो मंजर आम पर नहीं आ सकी थी। रिपोर्ट और कमीशन के लिए वक्त तो दिया जाता है, ये सिर्फ सियासी बयान दिखता है। आखिर क्या वजह होती है कि रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आती? देखिए, रिपोर्ट का मंजर पर आम पर आना ना आना ये एक अहम पहलू है, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि सबक कौम ने अगर सीखना होता है तो वो वाक़या तो सबके सामने हुआ होता है।
अब 71 की बात है, उसके 3 बड़े असबाब हैं। पहले असबाब का इल्म हो तो फिर हम उससे सबक सीखते हैं। नंबर 1 ये है जो रवैया था हमारा मगरबी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का, एलीट क्लास का, वो पॉलिटिशियन भी थे, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी थी। वो ये था, एक वाक़या मैं मुख्तसर सा बयान करता हूँ कि नवाब साहब कालाबाग जो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे, उन्होंने अल्ताफ़ गौहर को फ़ोन किया ढाका में कि अल्ताफ़ साहबा मेरे नाल शाम दा खाना खा, मैं सब्ज़ी, लून, मिर्च ते पानी भी लाहौर तो ले आया हूँ, यानी मेरे साथ आके खाना खाओ। ये यहाँ का ना सब्ज़ी है, ना नमक है, ना मिर्च है, ना पानी है। ये एक जहनीत थी जिसके असबाब थे, जो रवैया था हमारा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो पहलू ये था वो ये था कि जब हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, एजेंसियों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो रहा था, एक मनसूबाबंदी हो रही थी, तो हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान उसको समझने से कासिर रहे कि 65 की जंग का इंडिया ने बदला लेना है, हमने तैयारी करने, हमने तैयारी नहीं की। तीसरा उसका अलमनाक पहलू ये था कि ऐन उस वक्त जब कौम को मुत्तहद होना चाहिए था, हमारी सियासी क़यादत और हुकूमत जो थी वो बाहम दस्तो गिरेबां थे। तो ये सबक हमने आज तक, मैं नहीं समझता कि कुछ सीखा है, और इसी के नतीजे में यहाँ एक दहशतगर्दी की मुहिम शुरू हुई। इज़हारुल हक साहब, आप बताइएगा, हर वाक़े के बाद एक कमीशन बनाता है, यकीनन कमीशन का जो है वो यही है काम करना कि भाई वो तहकीकात का बगैर जानिबदाराना तहकीकात करे और फिर कमीशन की रिपोर्ट भी सामने है। लेकिन आखिर हमें क्या लगता है कि जिम्मेदारान का ताजुन क्यों नहीं हो पाता? मदिया, ये मसला कमीशंस का और कमीशन की रिपोर्ट्स का नहीं है। कौमों की तारीख़ और कौमों का मुस्तक़बिल जो है वो कमीशंस पर इन्हिसार नहीं होता, उसका वो रवैये पर इन्हिसार होता है, एटीट्यूड पर इन्हिसार होता है, माइंड सेट पर इन्हिसार होता है उसका। मुझे ये प्रिविलेज रहा है कि मैं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ से मैंने मास्टर किया इकनॉमिक्स में, और सानेहा से, सकूत ढाका से 1 साल पहले मैं वापस आया। मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे इंटेलेक्चुअल्स के साथ पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में। सवाल ये पैदा होता है कि जिस मशरक़ी पाकिस्तान ने 100% पाकिस्तान की हिमायत की थी, वहाँ तो अहरारी भी नहीं थे, वहाँ तो खाकसार भी नहीं थे, वहाँ तो जमात इस्लामी वाले भी नहीं थे जो मुखालफत करते। कोई एक भी गिरोह या शख्स नहीं था जिसने क़याम पाकिस्तान की वहाँ मुखालफत न की हो। तो ऐसे में क्या हुआ अचानक? बात यह है कि हमने उनका जीता हुआ इलेक्शन जो है, अगर हम इमीडिएट काज पर जाएं, वैसे तो बहुत सी काजेज़ हैं, लेकिन जो इमीडिएट काज थी सबसे आखिरी वो थी उनके इलेक्शन के रिज़ल्ट को न मानना। उसका नतीजा, उसकी सज़ा हमें कुदरत ने ये दी कि हमने एक पूरे सूबे का नतीजा नहीं माना, तो बाद में हम पर 4 साल उन लोगों ने हुकूमत की जो एक पूरे सूबे भी नहीं, सिर्फ वस्ती पंजाब के 6 अजला की वजह से वो हम पर हुक्मरान बने थे। ठीक है, अब फोरम जो है वो ओपन है डिस्कशन की, गैरों की जो साजिश थी और हक तलफी फिर इवेंचुअली हमारी हुई, जिम्मेदार कौन है? अब इस पर अगर डिबेट हो जाए। देखिए, मैं समझता हूँ, जो समझ सका हूँ, जो बात भी की है, ये जो साने APS भी हुआ, हमारी उन्हीं कोताहियों का नतीजा था कि बाद में भी 1971 के बाद भी हमने लिसानी, नस्ली, फ़िरक़ावाराना मसले के इख्तलाफात, तासुबात को ख़त्म नहीं किया, कौम को मुत्तहद नहीं किया, अवाम के दरमियान और हुक्मरानों के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम नहीं हुआ। आज भी सूरत हाल ये है कि वो जो नवाब साहब कालाबाग ढाका का पानी नहीं पीना चाहते थे, ये थर जब चीफ जस्टिस साहब गए हैं तो वहाँ जो पानी था, जो फ़िल्टर प्लांट का पानी था, वो वज़ीर आला साहब पीने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये मुज़र सेहत पानी है। आज भी अवाम को पानी मुयस्सर नहीं, तालीम मुयस्सर नहीं, सेहत मुयस्सर नहीं, तो ये सूरत हाल होती है जिसको दुश्मन इस्तेमाल करता है। जब हमारे यहाँ दहशतगर्द जन्म ले रहे थे तो हुकूमत ने, रियासत ने, दुश्मन का ये है जी इरशाद साहब, दुश्मन का ये है कि इंडिया को हम आज तक मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं सानह मशरिक़ पाकिस्तान में 2 फैक्टर्स को, कि इंडिया ने किया है, ये चीरा दस्ती हमारे साथ की है, और दूसरा वहाँ के हिंदुओं ने किया है। इंडिया की तो हमने झोली में वो असबाब डाले, इंडिया को तो पका पकाया मवाद, मटेरियल जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ हमने खुद प्रोवाइड किया। रहे हिंदू, तो हमने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। हम कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं, सब कसूर बंगालियों का है। अच्छा, अब APS की बात यह है मदीहा कि APS के जो सहूलतकार थे वो पाकिस्तानी थे, हमला आवर अफगानिस्तान से आए थे।
तो इसी पाकिस्तान में मैंने उसके बाद मजहबी रसायल देखे हैं कराची, लाहौर, गुजरांवाला से छपे हुए, जिनमें इस सानहे की जस्टिफाई किया गया है। हमारा रवैया ऐसा है कि हमने कौम में हमआहंगी नहीं पैदा की। नहीं बिल्कुल, कौन का मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। और तरफ चल पड़ा है। जी शाहिद लतीफ साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये जो बातचीत हम कर रहे हैं ये एक बहस तो है, ये एक डिस्कशन भी है। मैंने जो अर्ज किया था वो यही किया था कि आप इंक्वायरीज किस लिए करते हैं। ये मेरा मशवरा हो सकता है, मेरा तज्जिया हो सकता है, मगर जो इंक्वायरी टीम आप बिठाते हैं उसका मकसद यही होता है कि इन सारी चीज़ों में गहराई में जाए और देखे और हमें इन चीज़ों से पूरी कौम को आशना करे कि ये जो चीज़ बनी है या हुई है, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि कौमें इंक्वायरी से नहीं चला करती, मगर जब इस तरह का सानहा हो ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है और हमें करना चाहिए और हमें कौम के सामने ये रखना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए और उस पर हम कुछ फाइनलाइज चीजें करें कि आइंदा ये काम हमारे साथ ना हो, हमें क्या कुछ करना है। आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जाविये से ये बात कर रहा था, ये जरूरी है कि नताइज और इसके जो अहवाल हैं वो हमारे सामने लाए जाएं। जी 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 डॉक्टर साहब, देखिए इसकी बुनियादी वजह हमें जो नजर आती है वो यही है कि हम जब कोई मुश्किलात पैदा होती हैं, जो खराबी पैदा होती है, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार नहीं होते, हम अपना तज्जिया नहीं करना चाहते और इल्जाम दूसरों पे डाल देते हैं। मेरे नजदीक जो सानहा मशरिकी पाकिस्तान हुआ है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी हमारे सियासी निज़ाम पर है, उस और सियासी निज़ाम की फेलियर है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट हैसियत में पाकिस्तान की सियासी तारीख जो 47 के बाद पैदा हुई थी उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको वजूहात मिलती हैं। और इजहार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 47 में जो बंगालीज थे वो पाकिस्तान नेशनलिज्म बेस्ड ऑन इस्लाम के साथ आइडेंटिफाई करते थे। 24 साल में पाकिस्तान का तल्ख तजर्बा ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने एक एथनिसिटी बेस्ड, लिंग्विस्टिक बेस्ड नेशनलिज्म को सपोर्ट किया। बुनियादी फेलियर जैसा मैंने पहले कहा वो हमारे निज़ाम का था, हम सब लोगों का था, जिसमें फ़ौज भी थी, सिविल भी थे, सियासतदान भी थे, माशरा भी था और हिंदुस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट किया। एक बड़ी चीज़ जो यहाँ बात के बहुत लोग बातें करते हैं कि आज कहते हैं जो की है। जी जी कहिए। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं शायद लतीफ़ साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इंक्वायरी कमीशंस जो हैं, अगर हमारी पार्लियामेंट में उसमें रीढ़ की हड्डी होती, उसमें जान होती, तो ये पार्लियामेंट का काम है। एबटाबाद का जो था वाकया हमला, उसका आज तक नहीं हुआ। अगर हमारी पार्लियामेंट में ये बेजान मुजस्समे न बैठे होते, ये यस मैन न बैठे होते, जो हुकूमत को क्वेश्चन करने वाले होते, तो वो रिपोर्ट वहाँ, उनका ये प्रीरोगेटिव था, उनका राइट था कि उनको रिपोर्ट दिखाई जाती। वो अवामी नुमाइंदे हैं। मैं इसका इल्ज़ाम पार्लियामेंट को दूंगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस की ये सुस्ती है। नहीं, ये दुरुस्त है। देखिए जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है। जी 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 हमूदुर रहमान जी शाहिद लतीफ साहब, मैंने ये कहा कि जिसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए ये एक तरीकाकार है। जब हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कमजोरियां हैं, फिर उसके तहत हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी अपने अंदर हम अपनी कमजोरियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो भी चाराकार उसमें हम बनाएंगे, उसके तहत उस पर अमल दरामद कराएंगे। और यही वजह है कि हम आज तक इन मामलात में आगे क्यों नहीं बढ़ सके। ठीक है, मैं मानता हूं कि दहशतगर्दी में हमने बेहतरी का निजाम पैदा किया, मगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप इसको लेके चलेंगे तो फिर आपकी पॉलिसी, जो भी आपने अपने अंदर चीजें ठीक करनी है, उसको सही तरीके से उस पर अमल दरामद कराएंगे तो आइंदा कोशिश होगी कि यह मामला ना हो और जिसकी जिम्मेदारी है वो इसका जिम्मेदार भी होगा। ठीक है, नहीं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। देखिए हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो अब मिलती है जी, अवेलेबल है। देखिए हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट अब तो अवेलेबल है, 2018 में 2017 में अवेलेबल है। इसके बावजूद भी आप ये बताइए कि पार्लियामेंट ने या हमारे सियासतदानों ने उससे गौर किया कि नहीं किया? वो नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं है इन कामों के लिए। नहीं, इस वक्त देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, क्या लिसानी, नस्ली, मसलकी जो इख्तलाफात पैदा करने वाली कुव्वतें हैं
उनको एक यानी एक कौमी सतह पर डील किया जा रहा है, हमारी सियासी क़यादत डील कर रही है, हमारा दानिश्वर उनको डील कर रहा है। क्या इस वक्त तालिबान को तो आपने धकेल दिया या आप समझते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी ख़त्म कर दी? ये जो पश्तून मूवमेंट उठ रही है, क्या ये उसी तरह का फितना नहीं है जिस तरह का तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था या दूसरे जो मसलक की बुनियादों पर था? लेकिन उसकी हौसला अफजाई हमारे सियासतदान भी कर रहे हैं, हमारे दानिश्वर भी कर रहे हैं। तो ये वो रवैये हैं कि एक जिस वक्त मर्ज़ शुरू होता है हम उसका इलाज नहीं करते, उसको बढ़ावा देते हैं। जब वो लाइलाज हो जाता है तो हम फिर कोशिश करते हैं, और वो भी होम्योपैथिक दवाई से, जो मुमकिन नहीं होता। यही मशरक़ी पाकिस्तान में हो, यही ठीक है। शाहिद नदीम साहब, आप मुख्तसरन बताइए कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप पश्तून मूवमेंट की मदिया एक सेकंड, आप पश्तून मूवमेंट की बात कर रहे हैं। बात यह है कि सारे मशरक़ी पाकिस्तान में भी सबसे बड़े भाई पंजाब की जिम्मेदारी ज़्यादा थी, और अब जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो भी पंजाब की एक किस्म की सोई हुई जो एटीट्यूड और रवैया है। पंजाब के वस्ती अजला जो हैं वो डेवलपमेंट में अमेरिका के अपने आप को समझते हैं, कहाँ सिंध और कहाँ बलोचिस्तान और कहाँ वस्ती पंजाब। तो बड़े भाई की हैसियत से पंजाब को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। ब्रीफली जरा बताइए। देखिए, मैं ये समझता हूं आप जरा आ जाइए, जो कुछ भी हुआ, खासकर ये जो एपीएस वाला मामला हुआ, इसके बाद हम सब जो हैं वो सर जोड़कर बैठ गए, हमारी सारी सियासी पार्टियां उसमें शामिल हुई, और हमने एक पॉलिसी तैयार की जिसको हमने नेशनल एक्शन प्लान का नाम दिया। जरा उसी को देख लीजिए, उसके अंदर कमोबेश 20 नुकात थे, तो 2 या 3 ऐसे थे जिनका ताल्लुक आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आपकी अफवाज से है, वो तो बड़ी मुस्तैदी के साथ उन पर अमल दरामद हुआ। मगर जो ही हमारी सिविल इंतजामिया और सिविल हुकूमत का हिस्सा उसमें जो उनके जुम्मे लगाया गया था, आप बताइए वो 16-17 जो पॉइंट्स थे उन पर कोई कारकर्दगी आपको नजर आई? नहीं, कोई पेशरफ्त नजर आई? ये वो चीज है जिसके तहत हम गैर हसासियत का सबूत देते हैं। पुलिस को बेहतर करना था। बुनियादी वजह ये है जी डॉक्टर साहब जी, देखिए एक मिनट में जरा एक पॉइंट कह दूं। देखिए बात ये है कि जो टेररिज्म को जो डील करना होता है उसका एक एस्पेक्ट तो जाहिर है मिलिट्री और फोर्सेस ने डील करना होता है, क्योंकि जब वायलेंस हो रहा होता है वायलेंस को तो जाहिर है ऑर्गेनाइज्ड फोर्स ही डील कर सकती है, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वहाँ सिविलियन का रोल होता है। और नेशनल एक्शन प्लान के जो सिविलियन पार्ट्स थे वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सके कि हमारे यहाँ जो सियासी क़यादत है, हमारे यहाँ जो सियासी लीडरान हैं, वो अपने हलकों में जाकर टॉलरेंस का सबक देने के लिए तैयार नहीं है। वो हलकों में जाकर एक कौमी सोच का पैगाम देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते, वो ये समझते हैं कि इस किस्म की बात करने से उनको वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट ज़ाया होता है। लिहाजा आप ये देखिए कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो हमारे वुज़रा हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, कितनी दफ़ा वो नेशनल एक्शन प्लान की बातों को अवाम तक लेके जाते हैं। अवाम को मोबिलाइज करना हमारे सियासी क़यादत का रोल है और यहाँ वो नाकाम हो जाती है। नहीं, इसके अलावा पुलिस का जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी, इंतजामिया की कैपेसिटी बिल्डिंग थी, अवाम में शऊर पैदा करना और तालीम देना जो था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। कोई कमीशन और रिपोर्ट्स के मामले में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो जाती है। इसी की वजह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो ताजुन है वो बर वक्त हो नहीं पाता। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। नैब इन एक्शन एहतसाब का अमल यकतरफा है या बिला इम्तियाज, इस पर हम बात करेंगे और डिबेट करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। एहतसाब का ये निज़ाम और नया पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि नैब क्या सही समत में जा रहा है? डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप फरमाएगा क्या नैब दुरुस्त समत में जा रहा है? क्योंकि आपने भी सुना होगा कि आबिद शेवर अली के जो इल्ज़ामात सामने आए फैसल वापडा पर, उसके बाद नाक़दीन यही तनकीद कर रहे हैं कि नैब को इसका एक्शन लेना चाहिए था, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इसे तो इग्नोर किया जा रहा है। देखिए बात यह है, कोई शख्स कोई बात कह दे तो उसके पीछे तो नहीं जाया जा सकता। जहां तक नैब का ताल्लुक है, नैब मेरा ख्याल है कि नॉन पार्टीजन अंदाज ही में चल रही है, क्योंकि अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की इनकी मीटिंग हुई है उसके बाद जो लिस्ट आई है
और इससे पहले भी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें आपको मुख्तलिफ पार्टियों के, जिसमें PTI के लोग हैं, वो भी हमें जो हैं तलब किए जाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन पिछली हुकूमतों पे फोकस इसलिए होगा कि हुकूमतें पिछली थीं, कारोबार पिछले 10 साल से जिन जमातों ने किया है उन पे फोकस जो है हमें ज़्यादा नज़र आता है। दूसरा उसकी वजह यह है कि जो नैब पे इस वक्त तनकीद हो रही है, आज आप इन जो बड़े बड़े सियासतदान या दूसरे बड़े लोग हैं, इन सब को छोड़ दीजिए। आप ये देखिएगा कि सियासी जमातें फिर नैब की तनकीद बंद कर देंगी। नैब इनको छोड़ के किसी चपरासी को पकड़ ले, किसी हेड क्लर्क को पकड़ ले, किसी ऑफिस असिस्टेंट को पकड़ ले, फिर नैब पे एतराज़ात नहीं होंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी में आप खुद आ जाते हैं तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी जो है वो बुरी लगती है। उसमें यह है कि अगर सॉलिड एविडेंस है, जो आपने शेर अली की बात की, अगर सॉलिड एविडेंस है शेर अली साहब के पास, वो नैब को बताएं, जाके नैब को पेश करें। और अगर नैब ये समझती है कि वो एविडेंस क्रेडिबल है, तभी उसको प्रोसीड किया जा सकता है। लंदन से इंटरव्यू देने की बुनियाद पर तो लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता। साहब आप बताइएगा, एहतसाब का अमल आपको यकतरफा लगता है या आपको लगता है कि बिला इम्तियाज है? देखिए, मैं इसको पूरी तरह बिला इम्तियाज नहीं कह सकता। बादियों नज़र में जैसे वो कहते हैं कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दिया जाना चाहिए। तो जो नैब के मामलात हैं वो उसमें नज़र आना चाहिए कि सबके साथ बराबरी की बुनियाद पर यह काम हो रहा है। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये लोग जिनका नाम लिया जा रहा है, PTI के लोग, पिछली जो दो दौर गुजरे हैं उनमें हुकूमतें PPP और PMLN की थी ना, तो उस वक्त ये मामलात वो क्यों नहीं सामने लाए? यकदम जब PTI हुकूमत में आने वाली थी और आ रही थी, तब ये इतने बड़े बड़े केस बना के सामने लाना शुरू कर दिए। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जब मामला आपकी अपनी जात पर आता है फिर आपको तनकीद की सूझती है, और ये मामला टेररिज्म में भी ऐसे ही हुआ। आपको याद है कराची में जब MQM जो है उनकी तरफ तोपों का रुख था तो चीखों पुकार आपने सुनी। उस वक्त PPP खुश थी, मगर जो ही उनकी तरफ मामलात बढ़े फिर उनकी तरफ से भी आपने देखा कि वावेला मचना शुरू हो गया। इसलिए ये एक कल्चर बन चुका है। मगर अगर PTI के लोगों के खिलाफ कोई चीज है तो मेहरबानी करें, आप अदालत में लाएं। नैब के सामने एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। और फिर अगर आपकी बात नहीं वो सुनते तो इसके ऊपर आपकी तनकीद जायज है, मगर वो स्टेज नहीं नजर आता। इसको ज्यादातर आप इस तरह के इल्जाम लगाकर अपनी जान छुड़ाने के लिए या उनकी तरफ से कोई नरम रवैया की तवक्को रखते हुए ये बातें आप करते हैं, और ये इल्जामात ऐसे ही रहेंगे। इनको हम तनकीद ही कहेंगे जब तक आप कोई सॉलिड चीज सामने नहीं लाते और उस पर नैब तवज्जो नहीं कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात, आपको लगता है कि ऑपोजिशन का जो प्रेशर है वो फिर कुछ काम करता दिखाई दे रहा है? मदिया, नैब के सिलसिले में मेरा नुक्ते नज़र ज़रा अपने जो मेरे बैठे हैं यहाँ बहुत ही मोहतरम और साहिबान इल्म दोस्तान गिरामी बैठे हैं, उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। वो आबिद शेर अली साहब का जहाँ तक मामला है वो तो सही है कि वो वावेला मचाने के बजाय, शोर व गौगा करने के बजाय, अगर उनके पास सबूत है तो वो दरख्वास्त दें, अदालत में जाएँ, FIA में जाएँ, पुलिस में जाएँ। लेकिन देखिए, बाबर ने तो उसके बाबरी में लिखा है कि सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान में एक बड़ी अजीबोगरीब जानवर है भैंस, जो हरकत नहीं करती, और यहाँ के लोग भी वो कहता है ऐसे ही सुस्त हैं। नैब जो है वो एक भैंस की तरह है। अगर आप ओवरऑल लोगों का इम्प्रेशन लें तो ये इम्प्रेशन बनता है कि ये कोई काम करते नहीं हैं, कोई आउटकम नहीं है, फैसला नहीं होता। इतना सुर्ख फीता है वहाँ पर, इतना सेक्रेटेरिएट वर्क है वहाँ पर, वकील हैं, कागजी काम है, अभी तक कोई ठिकाने नहीं लगा जब से नैब बना है। तो जैसे नवाज शरीफ साहब हैं वो भी कहते हैं पेशियों पर पेशियां भुगत रहे हैं, लोगों की हमदर्दियां हासिल कर रहे हैं। बाकी रहा ये कि सच्ची बात यह है कि थोड़ी बहुत जानिबदारी वाली बात सही है। जिस तरह नून लीग के साथ हो रहा है बिल्कुल उसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो रहा, बिल्कुल उसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ। अगर नैब की ये पॉलिसी है कि एक वक्त में एक दुश्मन को डील करो, तो ये कोई सियासी जमात या मैदानी जंग नहीं है। तो ये नैब को अपने बारे में ये जो मनफी इंप्रेशन है लोगों के, राइटली इंप्रेशन है, इनको नैब से तो हमें सभी नालान दिखाई दे रहे हैं। अगर हुकूमती बेंचेस को देखें तो वो कहते हैं कि नैब बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, सुस्ती से काम कर रही है। आपको याद होगा PM का ये स्टेटमेंट थी कि अगर मेरे अंडर हो नैब तो 50 से ज़ायद लोगों को मैं जेल में देखता हूँ। और ऑपोजिशन यही कहती है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है।
देखिए, एक ऐसे मुल्क में जहां अदालतें भी काम कर रही हैं, पार्लियामेंट काम कर रही है, पार्लिमानी निज़ाम है, वहां नैब से आप ये तवक्को ना करें कि वो समरी मिलिट्री कोड की तरह काम करे। एक बात। दूसरी, एक नैब थी जो कमरुज़्ज़मान चौधरी के दौर में काम कर रही थी, जो वाकई बिल्कुल भैंस से भी ज़्यादा सुस्त थी। लेकिन एक है जो जस्टिस जावेद इकबाल के दौर में काम कर रही है, जिसका कन्विक्शन रेट जो है वो 77% है। तो और ये आप नवाज शरीफ साहब से पूछें, जिनको सज़ा हो चुकी है, जो जेल भुगत आए हैं अपनी साहबजादी समेत, और इस वक्त ज़मानत पर रहा है कि नैब काम कर रही है नहीं कर रही। अब हम चाहते हैं कि रातों रात कोई शोबदेबाजी हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। कानून के मुताबिक केसेस भी बन रहे हैं, लोग गिरफ़्तार भी हैं। वहाँ सिंध में शर्जील मेमन का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है। उससे पहले डॉक्टर आसिम अंदर रहे हैं, वो ज़मानत पर हैं इस वक्त, वो भी उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। कई और लोग भी पकड़े गए हैं। हाँ, एक जो चीज़ हमें आवाम को समझाने की है, एक सवाल है आपसे जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि क्या नैब का ये काम है कि जो भी इल्ज़ाम लगा दे उस पर करे, या जो उसके पास सबूत सामने है जो कुछ है। और फिर ये है कि वाउडा जो है क्या कभी अवामी नुमाइंदा रहा है, कभी सरकारी मुलाजिम रहा है कि उस पर इल्ज़ाम लग रहा है? भाई, जो लोग जिनके पास इख्तियारात थे, जिनके पास कौमी वसाइल थे, जो उन्होंने मिसयूज़ किया, उसी पर केसेस बनेंगे। अब इनकी बारी है, अगर परवेज़ खटक पर केस बन गया है, बाबर अमान पर बन गया है, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड काम कर रहा है। अब जो इल्ज़ाम लगाने वाले वो कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत और नैब का चोली दामन का साथ है। मेरा आपसे सवाल है, नुक्ते करते भी दिखाई देते हैं, तो आखिर फिर अब ये इसको डिस्कशन मुझे सवाल करने दीजिए। जी, फरमाएं जी। जी इरशाद साहब, मेरा बतौर तालिब इल्म सवाल है, आप सब लोग बहुत साहिबान इल्म हैं ज़्यादा, कि नैब की तश्कील से पहले जो 50 साल थे, क्या उसमें करप्शन को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं था? मुझे तो लगता है कि ये भैंस नहीं, ये सफ़ेद हाथी है। सर, नैब का वजूद ही क़याम ही इसी बुनियाद पर आया था कि जनाब जो एंटी करप्शन के और दूसरे महकमे हैं, उन्होंने वो छोटी मछलियों पर हाथ डालते थे, बड़ी मछलियों पर ख़ास तौर पर अवामी नुमाइंदों को हाथ लगाने से डरते थे। नैब का जो क़याम था वो इस मकसद के लिए था कि हुकूमत वक्त के लोग जो हैं और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी एहतसाब के दायरे में लाया जाए। बाद में उसका मिसयूज़ हुआ, ये अलग चीज़ है। जी जी, देखिए, बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसीजर तो मौजूद हैं। जी जी जी, डॉक्टर साहब के बाद हम शायद लतीफ़ साहब। देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसीजर्स तो मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, लेकिन मसला वही था जो इरशाद आरिफ साहब यहाँ कह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल ऑफिसेस होल्ड किए हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक कैटेगरी वो है जिन्होंने पॉलिटिकल ऑफिसेस होल्ड किए हैं और टॉप के डिसीजंस लिए हैं। दूसरा, जो सरकारी महकमा के लोग होते हैं, उनके लिए FIA है, एंटी करप्शन है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा जो सियासतदानों के लिए हमेशा अलहदा रूल्स बने हैं। पोडो आया, प्रोडो आया, फिर अयूब के ज़माने में उसको छोड़ दीजिए, वो आया। लेकिन अब सियासतदानों को डील करने के लिए, ऑफिस होल्ड करने के लिए ये नैब 97 से मुख्तलिफ शक्लों में आया। अगर इसमें कुछ कमी है तो मेरा ख्याल है सियासतदानों को मिल के आपस में लॉ को तब्दील कर सकते हैं, इसके प्रोसीजर्स को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन यह है कि जब तक तमाम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन होता यह है कि अगर एक पार्टी की हुकूमत है, वो ये समझती है कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाकी मेरे मुखालफिन फंस रहे हैं, मैं क्यों करूं, लिहाजा कुछ नहीं होता। जब बाद में वो फंस जाते हैं, जैसे कि अब हम देख रहे हैं, फिर कहते हैं जी नाइंसाफ़ी हो रही है। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म नैब में पेश हो चुके हैं। जनाब जो परवेज़ खटक हैं वज़ीर आला के तौर पर पेश हो चुके हैं। बाबर अमान की वजारत चली गई, तो अब इससे ज़्यादा नैब क्या कर सकता है? वो कर रहा है, उसको मौका दें और सारे काम करें। जी देखें मेरा ज़ाती नजरिया ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चूंकि एहतसाब के इदारे की ज़रूरत थी, वो जो एंटी करप्शन के इदारे थे जिसका जिक्र अभी हो रहा था, इजहार साहब ने भी किया कि जी क्या आज से 50 साल पहले वो इदारे जो थे क्या वो अपना काम नहीं कर रहे थे? जवाब यह नहीं कर रहे थे। इसी वजह से एहतसाब के इदारे की ज़रूरत महसूस हुई। मगर अब हमें देखना यह है कि एहतसाब के इदारे ने क्या वो कमी दूर की?
मैं समझता हूं उसने कमी दूर नहीं की। ये जब सैफुर रहमान थे PMLN के वक्त में, ये हिसाब का इदारा जो है हिसाब का, वो मार्ज़े वजूद में आया। उसके बाद से अब तक की इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इसको ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया जिस पर बेशुमार उंगलियां उठती हैं। यानी इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, कहीं अपने सियासी हरीफों को दबाने के लिए और कहीं अपने सियासी मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए। तो इसने वो काम नहीं किया जिस मकसद के लिए इसको पैदा किया गया था। आज के इदारे की आप फर्ज करें मिसाल लें तो किसी को आप गिरफ्तार करते हैं शुरू में इंक्वायरी के स्टेज पर, किसी को आप गिरफ्तार करते हैं इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर, किसी को आप गिरफ्तार करते हैं जब रेफरेंस तैयार हो जाए। तो ये कौन सी बराबरी है? क्या ये गैर जानिबदाराना सलूक है? इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसके कवानीन में नजरसानी की जरूरत है। उनको देखिए और कवानीन में जहां सुकम है उनको ठीक कीजिए ताकि नैब का और फिर जाती इस्तेमाल के लिए जैसे। लेकिन अगर कवानीन पर नजरसानी की जाए कुछ तब्दीली होगी, इजाज़त साहब आपका क्या ठीक है? क्या ऑपोजिशन हुकूमत आ जाएगी एक पेज पे? ये एक मिनट, ये गिरफ्तारी का जो हमारे यहाँ कल, एक सेकंड मैं सबसे गुजारिश, गिरफ्तारी क्यों होती है? गिरफ्तारी उस शख्स की होती है जिसके बारे में ये यकीन हो तफ्तीशी इदारे को कि ये मुल्क से भाग जाएगा। इससे बाबर अमान पर रेफरेंस है लेकिन वो मुल्क में मौजूद है। उसके मुकाबले में नून लीग के जो लोग जिन पर भी इंक्वायरी शुरू हुई वो भाग गए और उसके बाद फिर बाकियों को गिरफ्तार करना पड़ा। ये जो इसहाक डार साहब बाहर बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में वो मुल्क से बाहर गए, एक वज़ीर ख़जाना आपके मुल्क का, और वहाँ जाके बैठ गया है। तो गिरफ्तारी का असल मकसद ये होता है कि गिरफ्तारी सबकी होनी चाहिए। जी नहीं, सबकी क्यों होनी चाहिए? ये मेरी सवाबदीद नहीं है। नहीं, किसी पे भागने की मुझे शक के लिहाजा गिरफ्तार कर दो, किसी पे शक नहीं है। इसहाक डार पे प्रोसीजर को गौर करने की जरूरत है। तफ्तीशी जिस आदमी के बारे में ये समझता है कि ये भाग जाएगा उसी को गिरफ्तार किया जाता है। ये तो फिर से इंडिविजुअल की सवाबदीद आ जाती है। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, एक प्रोसीजर बनाए। मैं अर्ज करूं जी मैं अर्ज करूं कि सुई हमारी जो है वो कमरे में गुम हुई है, हम उसे बाहर सड़क पर ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता कि नैब इसलिए वजूद में आया था कि बड़ों पर, बड़ी मछली पर हाथ नहीं मारते थे। वो रूमी ने कहा था ना कि खिश्ते अव्वल चूने हद में मार कज तासुरैया मीरवत दीवार कज, के पहली ईंट गलत होगी तो दीवार भी गलत होगी। ईंट कौन सी थी? पहली ईंट सैफुर रहमान थे, दूसरी ईंट जनरल अमजद थे। ये दोनों ईंटें जो हैं ये सियासतदानों को ज़ेरे दाम लाने के लिए। क्या ये हकीकत नहीं है कि पिंडी के एक सियासतदान को नैब में बुलाकर फाइल दिखाई गई और उसने हुकूमती कैंप ज्वाइन कर लिया? ये दुरुस्त तो ऐसी जो बुनियाद ही जिसकी गलत है, मैं समझता हूं कि नैब की जगह पर एक नया इदारा होना चाहिए जो सेहतमंद बुनियादों पर। नैब कैंप ही इसीलिए हुआ था 96 लॉ भी बनाए और प्रोसीजर बदले। 96-7 का जो इलेक्शन था उसमें इशू था कि जनाब ये जो सियासतदानों की करप्शन है इसकी रोकथाम कैसे हो। दुरुस्त करनी पड़ेगी। जब ये तहरीक इंसाफ बनी थी उस वक्त करप्शन का इशू आया था और मलिक मिराज खालिद साहब ने शोर मचाया था, लगारी साहब ने, और नैब वजूद में ही इसीलिए आया था कि सियासतदानों की करप्शन, वजीर आजम की, वज़रा की करप्शन की रोकथाम कैसे हो। करप्शन पर काबू पाना ही नैब की जिम्मेदारी इदारे नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट इदारा ही होगा। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी मगर मजीद कोशिशों पर भी हुकूमत का जोर है। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी मगर मजीद कोशिशों पर भी जोर है। अगर पाकिस्तान को IMF से कर्जा लेना है तो कड़ी शराइत का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, फिर पहला सवाल आपसे ही, फिर अगर हुकूमत IMF से कर्ज लेती है तो क्या पाकिस्तान पाबंद है कि उनकी जो कड़ी शराइत है उसको मानना, या फिर कोई और ऑप्शन भी हम अवेल कर सकते हैं? जी देखिए, कड़ी शराइत का जो बार बार जिक्र होता है वो दरअसल ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो IMF ना भी हो तो बाहर कैफ हमें करनी है, क्योंकि इस बात पे तो सब मुत्तफ़िक हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म मोहतरम ने इक़्तिदार में आने से पहले उनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो तो रेवेन्यू को जो है वो 8 खरब तक ले जाना चाहते हैं। अभी हालिया तौर पर जो पिछले साल FBR ने इकट्ठा किया था वो तो 4
ट्रिलियन भी नहीं था, यानी उसके फिगर के जो उनके जहन में है उससे हाफ भी नहीं है। अब IMF भी यही चाहती है कि आपके यहाँ रेवेन्यू की बहुत लीकेजेस हैं और इन लीकेजेस को रोकने के लिए आपको ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि आप अपनी जो वसाइल हैं उनको इस हद तक बढ़ाएं कि कम से कम आपको मज़ीद कर्ज़े ना लेने पड़ें, क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी हम बहुत महंगे कर्ज़े लेते हैं। ये तो वक्ती तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था वो बहुत शदीद और बहरानी हो गया, मगर देखा जाए पाकिस्तान का असल मसला तो यही है कि अंदरूनी तौर पर भी हमारे जो वसाइल हैं वो जो हम इकट्ठा करते हैं वो इतने कम हैं कि वो हमारे अखराजात से कहीं जो है वो अखराजात इतने बढ़ जाते हैं कि हर साल ही आपको 2 ट्रिलियन का अगर कर्ज़ा लेना पड़े तो फिर तो आप कभी भी कर्ज़ों की उन दलदल से नहीं निकल पाएंगे जिससे आपका निकलना ज़रूरी है। तो इसमें कड़ी शराइत की बात नहीं है। दरअसल ये अब एक चूँकि यहाँ पे नैरेटिव बन गया है कि IMF आती है तो उसके साथ बहुत सी कड़ी शराइत आती हैं। दरअसल ये वो रिफ़ॉर्म एजेंडा कहना चाहिए जो हमें अपने तौर पर भी जो स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म करनी है, जिस तरह की एफिशिएंसी लानी है, जिस तरह की ऑपरेशनल चीज़ें ठीक करनी है। अस्करी साहब आप फरमाएगा कि IMF, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है वो बिल्कुल हम जब डिस्कशन ओपन करेंगे आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिएगा। डॉक्टर हसन आप फरमाएगा कि क्या फ़र्क है IMF के कर्ज में और किसी दोस्त मुल्क से कर्ज लेने में? देखिए वो डिपेंड करता है कि एक तो दोस्त मुल्क जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं करता, दूसरे ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन में फ़र्क हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, कितना है। IMF का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बुनियादी तौर पर लो ही होता है। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला यही है कि बातें तो हुकूमत बहुत अच्छी कर रही है, खुदा करे कि वो जो बातें कर रही है उसी डायरेक्शन में जाए, लेकिन इस वक्त जो उनको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू के हवाले से, उसमें अगर 2 चीज़ें वो एड्रेस कर लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। एक तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का इन्हिसार बाहर की मदद पर है, कर्ज़ों पे है, तो लिहाजा डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ सपोर्ट को बढ़ाना ज़रूरी है, यानी आपकी रेवेन्यू जनरेशन और आपके जो है अंदरूनी तौर पर जो पैसे का फजूल खर्ची है उसको रोकना, तो अंदरूनी तौर पे इकॉनमी को सपोर्ट करना। दूसरा ये है कि अपनी इकॉनमी को इस तरह आगे बढ़ाना कि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिले, आम आदमी को कुछ थोड़ी सी उम्मीद हो, आम आदमी को अपना मुस्तकबिल बेहतर होता हुआ नज़र आए। अगर इन दोनों डायरेक्शन में हुकूमत ने कुछ इक़दाम कर लिए और उसमें कुछ कामयाब हो गए तो इनकी बड़ी कामयाबी है, वरना इस हुकूमत का भी वही हाल होगा जो पुरानी हुकूमतों का हुआ है। ठीक है इज़हार उल हक साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो बैरूनी कर्जों पर अगर मईशत को संभाला देने के लिए डिपेंडेंट है तो बिल्कुल सही समत पर जा रही है, अवाम के लिए बिल्कुल सही फैसले हो रहे हैं? बिल्कुल सही समत पर नहीं जा रही। देखें IMF की बदनीयती, डॉक्टर साहब से मैं सवाल बाद में करूंगा इसी हवाले से, IMF की बदनीयती इसी से जाहिर हो रही है कि वो टैक्स नेट बढ़ाने की बात नहीं करता, वो कहता है कि आप अपनी रेवेन्यू की जो मिकदार है, जो क्वांटम है उसको बढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ टैक्स दे कोई नहीं रहा। ये डॉक्टर इकराम साहब बैठे हैं, ट्रेडर्स मुल्ला अलायंस पर इन्होंने ही मजमून लिखा था, हमारा ट्रेडर जो है वो टैक्स नहीं देता। हमारा जो हुक्मरान और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुकूमत में शामिल हैं, सियासत में शामिल हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, एग्रीकल्चर पर हमारा टैक्स नहीं है, ट्रेडर्स टैक्स नहीं देते, सर्विसेज में डॉक्टर्स हमारे टैक्स नहीं देते, बिलियंस कमा रहे हैं डॉक्टर, उनके यहाँ वाउचर सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में अगर आप दुकानदार से वाउचर रसीद मांगें तो वो आपको इस तरह देता है जैसे वो भीख आपको दे रहा है। तो ये बुनियादी सवालात हमारे अपने मसाइल हैं। IMF की मोहताजी तो बहुत बाद की बात है। ठीक है इरशाद अहमद आरिफ साहब, आप बताइएगा कि टैक्स नेट की IMF बात नहीं कर रहा है और रेवेन्यू की अगर बात हो रही है तो बदनीयती है IMF की, आपका क्या? देखिए IMF ने जब कर्जा देना है आपको बताना है ये कर्जा वापस कैसे होगा, उसने कहना है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रेवेन्यू बढ़ाने का वो तरीका अख्तियार न करें जो माजी में हुआ कि बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया, बल्कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएं। ये हमारी हुकूमत ने करना है, IMF ने नहीं करना। IMF ने तो एक गाइडलाइन दे दी कि ये आप करें क्योंकि आपने कर्ज़ा वापस भी करना है। दूसरा ये है कि कर्ज़ा लेना उस वक्त बुरा हो जाता है जब वो ऐशो इशरत पर खर्च करना शुरू कर दें, आप बिला वजह की आवाम को रिलीफ दे के उनको तन आसान कर दें। हमारे यहाँ इस मुल्क में टैक्स कौन देना चाहता है?
कौन शख्स है इस मुल्क का जो अपनी आसाइशात को कम करना चाहता है। एक कौम जिसमें खाने को कुछ नहीं है, पानी को पीने को साफ़ पानी नहीं है, तालीम बच्चों की तालीम के लिए वसाइल नहीं है, सेहत के लिए वसाइल नहीं है, उसकी दरामदात देख लें कि वो कितनी हैं कि यहाँ पनीर भी बाहर से आ रहा है, फल भी बाहर से आ रहे हैं, यहाँ चॉकलेट बाहर से आ रही है। क्या इनके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते? तो पहली चीज़ है कि तन आसानी कौम की ख़त्म करें। दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना जी, कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर IMF ने नहीं करना, हमारे हुक्मरानों ने करना है, हमने खुद करना है, हमारे दानिशवरों ने करना है। अगर हम मेरी गुजारिश है जी जी मेरी गुजारिश है कि दो मुख्तलिफ मुखालिफ नुक्ता हाय नजर आए हैं। इरशाद साहब फरमाते हैं कि IMF ने बताना है कि हमने वापस कैसे करना है। डॉक्टर इकराम मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात। डॉक्टर इकराम बताते हैं कि वो हमें रिफॉर्म एजेंडा दे रहा है, तो अगर उसका साहूकार का रोल है जैसे इरशाद साहब बताते हैं, तो फिर उसका रिफॉर्म से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और अगर रिफॉर्म का ताल्लुक है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो ये रिफॉर्म हम खुद क्यों नहीं करते? जी करामुल जी बिल्कुल सही फरमा, देखिए अज़हरुल हक साहब सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा मसला यही है कि यहाँ जो ऐसे तबकात जिन्हें टैक्स देना चाहिए उनसे हमने एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रखी। हमारी हुकूमतों ने वो सियासी जो थी विल नहीं दिखाई जिसके ज़रिए उनसे वाकई टैक्स लेना चाहिए। अब मसला यही है कि मैंने जब रिफॉर्म एजेंडा की बात की तो दरअसल IMF ने इनसे पूछा कि आप बताइए कि आने वाले 3 साल में आप 500 बिलियन तक अपने टैक्सेस नए जो लगाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप टैक्स टू GDP रेशो जो इस वक्त आपकी 11.2 है उसको आप 13 से ऊपर कैसे लेकर जाएंगे। तो हमारे लोगों ने उन्हें जो बताया वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही थे। अज़हरुल हक सही फरमा रहे हैं कि हमारे अपने लोग जो हैं वो भी उन तबकात पर हाथ नहीं डालना चाहते। इसलिए मैंने जिक्र किया था कि उस 8 ट्रिलियन जो रुपए हैं उनको इकट्ठा करने का कोई भी फार्मूला, उसका प्लान, उसकी स्टडी हमें नहीं दिखाई थी, और वो ये हुकूमत भी उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स पे जो है वो इन्हसार कर रही है जो दोबारा चाह रहे हैं कि पेट्रोल की बढ़ा दी जाए, और जो आसान तरीके से टैक्सेस जिसका बोझ अवाम पे पड़ता है। और जो रिफॉर्म एजेंडे की बात IMF कर रहा है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं कि दरअसल आप खुद कफ़ील होने की कोशिश करें, लेकिन हम खुद कफ़ील होने के लिए बजाय इसके कि उसका बोझ ताकतवर तबकों पे डालें, गरीब पे डालना चाहते हैं। इसमें हमारे अपने ही जो इस वक्त लोग हमारे FBR में हो या पॉलिसी में हो उनका कसूर है। अगर जहनियत ये हो कि हम टैक्स नहीं देंगे रिश्वत दे देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे धोखा दे देंगे, अगर ये जहनियत ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जी जी डॉक्टर हसन आप बताइएगा कि ये मौजूदा हुकूमत है ये पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पर ही चलेगी या कर्ज के मामलात में कुछ फिर नया लेकर आएगी? देखिए अभी हमें देखना है, इस वक्त बातें तो जैसा मैंने पहले भी कहा है आपको, बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, हमने ये करना है वो करना है, लेकिन सिर्फ बातों से तो काम नहीं होती, अमल की ज़रूरत होती है। इस वक्त देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उससे गरीब आदमी को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उस पर भी उतना ही वज़न होता है जितना कि अमीर आदमी पे होता है, जबकि अमीर आदमी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन चूँकि हम सियासी तौर पर इस किस्म उन तबकों को, बिजनेस तबकों को जो प्राइवेट सेक्टर है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो प्राइवेट होते हैं, उनको चूंकि हम प्रेशर नहीं डालना चाहते तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लेते हैं। मसलन आपको मैं मिसाल देता हूँ, आप अपना घर की बिजली का बिल उठा के देख लीजिए, उसमें जो बिजली की प्राइस है ऑलमोस्ट उससे हाफ, बल्कि हाफ से ज़्यादा आपको मुख्तलिफ किस्म की डिडक्शंस मिलती हैं, जिसमें टैक्स भी है, सरचार्ज भी है और दूसरी डिडक्शंस भी हैं। तो अब ये बताइए आप ज़बरदस्ती एक शख्स से बिजली की प्राइस से हाफ ऑलमोस्ट जो है वो निकलवा लेते हैं। जी देखें इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि हम सबसे उनकी जो एबिलिटी इस्तात के मुताबिक टैक्स लें, और इसके लिए हुकूमत को ना सिर्फ विल दिखानी होगी बल्कि करके भी दिखाना होगा। जो अस्करी साहब ने फरमाया हमें एक्शन भी करना चाहिए क्योंकि इनका ये एजेंडा भी था। दूसरी मईशत के अंदर जो है बहुत सी इनएफिशिएंसीज़ हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हमारी नहीं है, एग्रीकल्चर को हम बेहतर नहीं कर रहे हैं, सारे सेक्टर्स के अंदर हमें बेहतरी लाकर अपना एक्सपोर्टेबल सरप्लस बढ़ाना होगा ताकि आने वाले दिनों में हम इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, जिससे फिर हमें बार बार ये
बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने में आप बेहतरी देखेंगे, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन हाफ हो गया है और ये इससे भी नीचे आएगा। सिर्फ मसला ये है कि पुराने महंगे कर्जे और बहुत ही जो ज़्यादा कर्ज़ों का बोझ है उसको उतारने के लिए मज़ीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज तमाम का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से वक्त हुआ ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।